सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसे अब योगा क्लास मूवी में जो क्लास चल रही है वहाँ पे यूपीएसआई की सीरीज चालू हो चुकी है, जिसकी हम 3 इम्पोर्टेंट क्लास ले चुके हैं। आज चौथी क्लास है, तो सभी लोग अभ्युदय योजना से जुड़िए। उस पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे आपको निःशुल्क सारा कुछ मिल रहा है, कोई पेमेंट नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो जाता है, क्लासें रेगुलर चल रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सारा आपको कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा कुछ निःशुल्क है। यूपीएसआई के लिए बैच चल रहा है आपका, तो यहाँ पे सिर्फ सीरीज के क्वेश्चन पूरी मैथ को कवर करवाया जा रहा है। पूरी मैथ को कवर करवाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया जा रहा है, जिसमें अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़िए और लाइक करिए, शेयर करिए इसको और कमेंट करिए। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने स्टार्ट करते हैं। तेरा पहला सवाल, तेरा 100 को 2 भागों में, तो कह रहा है कि 100 को, तेरा 100 जो दिया गया है 2 भागों में ए और बी में विभाजित किया गया। तेरा 100 को ऐसे 2 भागों में विभाजित किया गया, अगर ए और बी का व्युत्क्रम योग 1/24 है, तो कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात करना है। समझिएगा, देखो इसके 2 रास्ते, 2 मेथड काम करते हैं। एक तो होता है प्रॉपर मेथड, दूसरा होता है कि हम ऑप्शन का प्रयोग करके उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहले हम प्रॉपर मेथड की बात कर लेते हैं। प्रॉपर मेथड क्या होता है, जैसे उसने कहा कि 100 को 2 भागों में बांट दिया। अगर 100 को 2 भागों में बांट दिया, तो एक को मैं कुछ मान लूंगा, दूसरे में उसमें घटा दूंगा, तो मुझे दूसरा भाग निकल कर आ जाएगा। अब फिर वो कह रहा उन दोनों में क्या कह रहा, व्युत्क्रम कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं व्युत्क्रम का मतलब बेटा जैसे 1 है, जैसे हम कह रहे कोई भी संख्या ले रही, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब बेटा क्या होता है, उसका उल्टा। जैसे हमने कहा 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। मैंने कहा 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। तो बात वो कह रहा 100 के व्युत्क्रम। अगर मैं कहता हूँ 100 को 2 भागों में बांट देना, समझिएगा, तो मैंने मान लिया, मैंने माना ए भाग, मेरा ए भाग कितना है, x है, तो b भाग कितना बन जाएगा मेरा। अगर b भाग की बात करूं तो 100 - x बन जाएगा। अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा। फिर वो कह रहा है इनके व्युत्क्रम का योग 1/24 है, तो इन दोनों क्या कर देना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/x प्लस 1/100 - x, इनका व्युत्क्रम का योग कितना, 1/24। तो कह रहा बड़ी संख्या मुझे बता देंगे। अब देखो इसमें 2 रास्ते, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका सेटिस्फाइड करवा देंगे, क्योंकि 2 संख्या पूछा है और मैं पूछा बड़ी संख्या, जो भी x का मान निकल के आएगा उस भाग पे क्या कर देंगे, घटा दिया जाएगा। अगर इन दोनों को मैं लघुत्तम ले लेता हूँ तो x ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा। तो ये अगर 100 - x हो जाएगा, लघुत्तम ले लिया, तो 100 - x प्लस इससे कितना आ जाएगा, x बराबर 1/24 हो जाएगा। अब इससे x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आपके तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात मान करता हूँ 100/x, तो गुणा करवा देता हूँ मैं इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, -x² हो जाएगा, बराबर 1/24 हो जाएगा। गुणा करा देता हूं इसका, तो ये 2400 बन जाएगा। अगर ये 2400 बराबर ये कितना हो जाएगा, 100x - x²। तो अगर हम इसकी बात करें तो x² को इधर ले आता हूं, -100x प्लस 2400। बेटा इसके गुणनखंड क्या होंगे, 60 और 40, 60 चौको 24 होता, 60 गुणे अगर हम 40 करेंगे तो 6 चौक 2400 हो जाएगा। तो 60 और 40 निकल के आ जाएंगे, तो x - 60 हो गया बेटा, और यहाँ से x - 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना मिल जाएगा मुझे, 60 आ जाएगा, और x का मान मेरा क्या मिल जाएगा, 40। अब ये बताइए उसने कहा कौन सी बड़ी संख्या है। अब सीधी सी बात ये समझो यार, कि अगर a का भाग में 60 रख रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, आगे समझना। यहाँ पर अगर मैं a का भाग, a बराबर अगर मैं 60 लेता हूं तो b का भाग कितना हो जाएगा, 60, 100। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो b कितना हो जाएगा, 100 - 60 कितना मिल जाएगा, 40। अगर मैं b को, अगर मैं a का मान अगर मैं 40 लेता हूं
तो b का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, तो भी कितना मिल जाएगा मुझे 60 मिल जाएगा। आखिरकार आंसर कौन सा है 60। ये तो बिल्कुल प्रॉपर मेथड चल रहा था कि हाँ कि ये भाग है। अब समझना ये प्रॉपर मेथड चल रहा था जहां पे आपने एक भाग माना इसका व्युत्क्रम कर दिया, ये सारा कुछ आपको निकाला गया। लेकिन अगर इसको हम दूसरे मेथड से लगाते हैं तो यहाँ के द्वारा मुझे मान पर चल सकता था कि जैसे ये क्वेश्चन बनी हुई है, अब इस क्वेश्चन को देखना था कौन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर देगा। ये जो इक्वेशन बनी हुई थी आपको इस इक्वेशन में ये देखना था कौन से इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है आके। तो ऑप्शन के द्वारा हम मान रख के चेक कर सकते थे कि किसके मान रखने पे हमें मान जो इक्वेशन को होल्ड कर देगा वही उसका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को जो बढ़ रहे हैं तो उन दूसरा उन सभी तीन अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है 4 प्राप्त होता है। तेरा 3 अंकों की संख्याओं का योगफल चाहिए भैया। और 3 अंकों की संख्याएं कहां से बेटा स्टार्ट होती हैं, ये पूछ कर इन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है 4 प्राप्त होता है। तो भैया 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है। 100 से कहां तक होती है 3 अंकों की संख्या 999 तक होती है। 100 से स्टार्ट करेंगे हम 999 तक जाएंगे। अब वो कह रहा है कि जिन्हें 5 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 4 प्राप्त हो। अगर हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 100 छोटी संख्या होती है, वो 20 से 5 से डिवाइड हो जाती है 20 बार में, 20 पंचे 100 हो जाता है। उसने कहा 4 शेषफल प्राप्त हो, तो मतलब वो संख्या क्या रही होगी 4 और जोड़ दूंगा तो वो पहली संख्या क्या रही होगी 104 रही होगी। भाई सिंपल समझो ना कि 5 से अगर ये पहली संख्याएं कितनी स्टार्ट हो रही तो 3 से विभाजित संख्या पहली जो होगी जिसके बाद शेषफल 4 प्राप्त होगा वो पहली संख्या मुझे क्या मिलेगी 104 मिलेगी। फिर अगली संख्या क्या मिलेगी मुझे 109 मिलेगी। ऐसे मिलते 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 आखिरी संख्या क्या आएगी। आखिरी संख्या की बात कर लेता हूं तो 9999 इसमें भाग दे लीजिए 5 एकम 5 4 9 49 5 45 5 45 4 शेषफल मिलेगा। ये भैया पहली संख्या, ये मुझे समांतर श्रेणी दिखेगी। ये क्या है समांतर श्रेणी है। क्या बेटा ये है समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी तो सबसे पहले मुझे ये तो देखना है कि ये जो आपने सीरीज बना दी है समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं बेटा हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपी। जो हमने ये एपी बना के रखी है इसका n पद कितने होंगे। हमने 104 आया 109 आया तो 999 पर पद कितने हो, पद का मतलब टर्म, कितने टर्म होंगे आपके। अगर टर्म की बात चल रही तो पूछ रहा है किसका मान, पहले n का मान तो निकाल तब तो योग लाए। n का मान निकालने के होता है an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू t। an का मान आखिरी पद, a का मान पहला पद, n माइनस 1 और d का मतलब कितने का अंतर चल रहा है हर एक के बीच में, हर एक के बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है। तो d का मान कितना हो गया 5 हो गया। इतने के अंदर जिससे वो भाग दे रहा वही तो उसका अंतर आ जाएगा हमारा d का मान। इसको इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा इनका। तो ये इसकी तरफ आ जाएगा 999 माइनस 104 n माइनस 1 इंटू 5। तो 9 में 4 गए 5 आ जाएगा, 9 में 4 के 5 आ जाएगा 9 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 9 में 1 गए 8 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 5 के 5 कैंसिल कर दे 5 कम 5 3 8 39 हो जाएगा 5 से 35 4 5 45 n माइनस 1 तो n 1 इधर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। n का मान बेटा कितना आ गया 180। तो मुझे कितने पद मिले टर्म, तो हमारे पास टर्मों की संख्या कितनी बेटा हो गई n बराबर 180 आ चुका है। मतलब पदों की संख्या हो गई। मुझे कह रहा है कि 3 संख्या योगफल पूछ रखा, क्या पूछ रखा योगफल। तो Sn का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर होता है n/2 बेटा होता है और a प्लस l। a का मतलब होता है पहला पद और l का मतलब होता है आखिरी पद। तो आपसे पूछा गया था S 180 का मान, तो 180 बटे 2 पहला पद 104 और आखिरी पद कितना 9 है। ये इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 90 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको जोड़ देता हूँ तो 9 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा।
9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, 9 4 13 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10, हाथ से लगे 1, 9 1 10 कितना हो गया 11 हो गया। अब इकाई अंक में देखते सबके पास जीरो बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर सबके पास चला तो जीरो इधर लगा दिया मैंने, न दिया कितना हो गया 27 हो गया, 9 कम 9 हो गया, 9 कम 9 हो गया। 99,270, 99,270 कहाँ है ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर आपसे दिया गया है। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी का फार्मूले पर आधारित सवाल था, जहां पर हमने क्या कर लिया एनवां पद निकाला। इस पे 2 सवाल बनते हैं, कभी आपसे n पद पूछेगा, कभी इन संख्याओं का योगफल पूछेगा। तो n पूछने के लिए आपके फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दें, और यहाँ से SN के द्वारा आप मान निकाल कर उसको दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। बेटा इसके ये सवाल सबसे आसान सवाल है, सिर्फ इसको भिन्न को सॉल्व करना है। इस सवाल पे कुछ है नहीं है, तेरे भिन्न को सॉल्व करिए और सॉल्व करके x का मान निकाल दीजिए। हमने कहा बिल्कुल निकाल देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 5 1/3 4 1/5 अपॉन 1/6 है, 4 1/3 है, प्लस 6 अपॉन 15 बराबर x है। ठीक, 3 5 15 1 16, 16 बटे बेटा 3 हो जाएगा, 5 चौको 20 21 21 बटे 5 हो जाएगा, और 42 43 43 बटे 6 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 बटे 3 हो जाएगा, प्लस 6 बटे 15 बराबर x आ गया। अगर इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ तो लघुत्तम कितना मिल जाएगा इसका 3 और 5 का लघुत्तम बेटा 15 मिल जाएगा। 15 मिलेगा तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, माइनस 21 63 हो जाएगा, बटे अब इसमें दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और दोनों का लघुत्तम तो 43 हो जाएगा, माइनस और 3 दूनी से 13 दूनी 26 हो जाएगा, प्लस कितना है 6 बटे 15 है, बराबर क्या मान लिखा x लिखा, और 80 में 63 जाएंगे तो कितना बचता है 17 बटे 15 आया, और यहाँ क्या बचा 13 में 6 के इधर भी 17 बटे कितना आ गया 6 आ गया, प्लस 6 बटे कितना है 15 बराबर x है। ये 17 और ये 17 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 बटे 15 और 6 बटे 15 बराबर x हो जाएगा। 6 6 कितना हो जाएगा, बेस जब समान होता है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 6 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना 4 3 12 3 चौको 12, तो 3 चौको 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 4 बटे 5 x, 4 बटे 5 का मान लिखा है, बिल्कुल लिखा है ये ऑप्शन पर। तो बेटा इस सवाल पे कुछ था नहीं, इस सवाल पे आपको बिल्कुल बेसिक पे सवाल था कि सीधा सीधा क्या कर दिया गया था कि भिन्नों को सॉल्व करके, आपके पेपर में इस टाइप के सवाल एक आधा आते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, सीधा बेसिक पर सीधा है, इसका सीधा सीधा करना, सिंपल सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेकर भिन्न को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू पर। अगला सवाल इस पे काम करते हैं। निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपसे सवाल पूछ रखा है, ये सवाल आपका दिया गया हुआ है। ठीक है, तो बस इसमें डेसिमल देने का मतलब होता है कि वो ये चेक कर रहा है कि आपको डेसिमल की समझ है कि नहीं। अब समझिएगा 0.05 है जो x के चिन्ह के स्थान पर पूछ रखा है, मैंने चिन्ह के स्थान को हमने क्या मान रख लिया, हमने x मान लिया, क्या है चिन्ह के स्थान पर पूछ रखा है, क्या है हमने चिन्ह के स्थान पर बेटा क्या मान लिया x मान लिया, ये क्या बन गया 0.005 डिवाइड क्या मैंने मान लिया ये x है, प्लस 0.003 डिवाइड क्या लिखा है 0.03। ठीक, कह रहा है माइनस 0 क्या लिखा है 0.005, हमने इसको x मान लिया, प्लस 0.003 डिवाइड 0.03 माइनस 0.02 डिवाइड 0.03।
0.1 दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, हमने कुछ नहीं किया, 0.005 है, उसके बटे मैंने x कर लिया, प्लस 0.003 पॉइंट कितना कर दिया 0.03, 0.02 अपॉन कितना कर लिया 0.2 बराबर 0.1। अब समझिएगा बात को, हमने कर बताओ ये दोनों सेम है, ये दो 3 प्लेस पर इसके लगा है दशमलव, यहाँ 2 प्लेस पे दशमलव लगा हुआ है, दोनों संख्याएं सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 0.005 बटे x प्लस, अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर कैंसिल आउट कितने डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट पर, यहाँ 1 डिजिट पर डेसिमल मिलेगा 0.1 आपको मिलेगा। माइनस ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों संख्याएं सेम है, तो डेसिमल कितने डिजिट पर 2 डिजिट पर, और यहाँ 1 डिजिट, तो यहाँ भी 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा 0.1। तो इससे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। तो 0.005 अपॉन x बराबर क्या मिल जाएगा मुझे 0.1 मिल जाएगा। इस डेसिमल से डेसिमल हटा देता हूँ, तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो डेसिमल को अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट करूंगा इस डेसिमल से, 0.05 अपॉन x बराबर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.05 कहलाएगा आपका आंसर। कोई आंसर पे दिया गया, बिल्कुल दिया गया आपका बी ऑप्शन पर लिखा हुआ आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल के बारे में जानकारी अगर थोड़ा सा आपके पास जानकारी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, भाई 4 अंकों की कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों सबसे छोटी संख्या आपको भी पता है, 4 अंकों की अगर सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी अगर संख्या कोई मुझसे पूछे क्या होती है 1000 होती है। ठीक, क्या होती है 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होती है। वो कह रहा है 4, 5, 6, 10 से विभाजित होने पर शेषफल 3 छोड़ती है। देखो बेटा एक ऑप्शन तो ये भी है कि 4, 5, 6, 15, 10 से देख लीजिए किससे भाग जा रहा है, उस पर तो आंसर मिल जाएगा। जिस पर भाग नहीं जा रहा होगा, भाग देने पर क्या शेषफल लाना है 3 लाना है, शेषफल क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो शेषफल 3 आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 संख्याओं को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो कई क्वेश्चन होगा जो डिवाइड नहीं हो रहा होगा, जैसे डिवाइड नहीं हो रहा होगा, जैसे हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते, 4 से डिवाइड होने पर शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 दूनी 8, 2 10 27 हो गया, 4 से 24 3 और ये 4 32। तो यहाँ पे बेटा पहले वाले में अगर 4 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास 3 शेषफल नहीं आ रहा। क्या शेषफल यहाँ पर आ रहा है, एक शेषफल आ रहा है। अगर हम इस पर भाग दे रहे हैं इस संख्या पर, तो अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूँ इस संख्या पर, तो मेरे पास शेषफल कितना आ रहा है 1। तो जरूरी नहीं कि हम सॉल्व करके दिखा, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो भी आप आंसर पा जाओगे बाई ऑप्शन के द्वारा जाने पर। तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। फिर हम और आगे ऑप्शन के लिए क्या चलते हैं, तो ये 4 से भाग देने पर ये आएगा। दूसरे नंबर पे हम क्या करें 1083 लिखा हुआ, क्या लिखा है 1083 लिखा हुआ। अगर हम 1083 की बात करते हैं तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो 5 में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 में अगर हम बात करते हैं तो 4 में भी हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा। और अगर हम तो अगर ये प्रॉब्लम कहाँ इसको होने वाली है देखते हैं, 4, 5, 6, 15 के पहाड़े में देखते हैं और 10 के पहाड़े में देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लें 1023 से 1083 है, तो इस ऐसे ऑप्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं। लगाने वाला मेथड की अगर हम बात करें, जब ये तो पूरा हम ये चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, सारे चेक कर सकते हैं बाई ऑप्शन मेथड। हम बाई ऑप्शन मेथड तो ये हमने बता दिया, इसको चेक करके आपको बता दिया कि ये चेक करके कैसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन हम अगर कहें कि बाई ऑप्शन मेथड ना चेक करके अगर इसको प्रॉपर मेथड से लगाएं तो क्या आएगा भाई, 2 ही रास्ते मैंने ऑप्शन चेक करके बता दी कि ऐसे सारे चेक कर सकते हैं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। देखना होगा हम सबसे भाग देखें कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, आपको ये चेक करना होगा जिससे पता चल जाएगा कौन किससे डिवाइड नहीं। इसको भी चेक करना होगा, इसको या तो मैं मेथड लगा दूं। मेथड क्या कहता है कि जितनी भी संख्याओं को कह रहा तो उसका सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 4
5, 6, 15 और 10। अगर इस कैल्शियम की बात चल रही है 4, 5, 6, 15, 10, अगर पूरे कैल्शियम देखो तो मुझे क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। एल्शियम बेटा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस एल्शियम 60 आ गया, 60 से आपको भाग दे दीजिए 1000 में। आप क्या भाग दे दीजिए 1000 का। अगर 60 से अगर 1000 में भाग दे रहे हैं तो 60 एकम 60, 436, 36 हो जाएगा, 360। शेषफल कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। तो आपने जब भाग दे दिया, जब भाग दिया इस पर, तो शेषफल बेटा कितना आया, 40। शेषफल जब 40 आया तो हमें ये देखना है कि क्या आंसर आएगा, समझ में। शेषफल 40 आ चुका, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पहले पूरा भाग देने के लिए, समझना है आप, आंसर आने वाला है आपका। तो पहले ये बताओ इसमें कितना जोड़ना होगा मुझे कि पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो इसमें भाग देने के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, 20 की। तो पहले तो 1000 तो वो संख्या थी, प्लस जब मैंने इसको पूरा भाग देने के लिए मुझे कितने करना पड़ेगा, तो पूरा भाग तभी जाएगा जब 20 इस पे और एक्स्ट्रा रहा होगा, प्लस उसने कहा शेषफल 3 आना चाहिए, तो मतलब 3 और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1023 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो पहला मैंने मेथड सिखाया कि भैया, पहले मेथड मैंने ये सिखाया कि बाई ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं आप, ऑप्शन के द्वारा जो आंसर आपको मिल जाता है। जैसे मैंने पहले आपने चेक किया तो काम नहीं बन रहा था, दूसरा चेक करते तो आपका आंसर मिल जाता। इसी प्रकार सी को चेक करते, इसी प्रकार डी को देख लेते, जहां आंसर मिल जाता फिर आगे ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं तो बाकी बिल्कुल मेथड है। कैल्शियम निकालिए, जो भी संख्याएं को देख लीजिए, शेषफल क्या आया है, जो शेषफल आया वो उसको पहले देख लीजिए। हमको 3 शेषफल, तो उसको क्या कर दीजिए, उस क्वेश्चन को और ऐड कर देंगे। तो यहाँ 40 हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 20 की, तो भाग पूरा चला जाएगा, 3 और हमने जोड़ दिया, 1023 आ चुका। ठीक, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके बढ़ते हैं। कह रहा एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात। कह रहा है एक कॉलेज है जहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है। तो भैया ये पुरुष है, पुरुष को मैंने मेन से प्रदर्शित कर रहा हूं, अनुपात लगा देता हूं, और महिलाओं को मैं वोमेन से प्रदर्शित कर। बीच का अनुपात कितना दिया गया है, 21:1 कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। ठीक, यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती हुई है, या कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कह रहा पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। अगर कह रहे जो महिलाएं हैं उनमें 30% की वृद्धि हुई है, तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है जो कॉलेज है पुरुष और महिलाओं में कितने का क्या अनुपात रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 21 तो ऑलरेडी दे रखा है, हमने गुणा करा देते हैं। कितने की बेटा वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई। वृद्धि होने का मतलब तो आप जानते हैं ना, 120% बटे 100 हो गया। अनुपात लगा दीजिए, इधर वोमेन कितनी की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई है, तो 22 गुणे 130 बटे 100। अब आपको पता है 100 से 100 जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। एक चीज और हम नोटिस कर पा रहे हैं, 2 के टेबल में 6 बार में जाता है, 2 के टेबल में 11 बार में जाता है। तो भैया यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, तो 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 126। और इतना ही करने से मुझे आंसर मिल गया था 126। अब इतना अनुपात 11 का पारा 13 कम 13, 13 कम 13 14, तो कितना आ चुका, 126 अनुपात कितना आ चुका, 143। तो कौन सा आंसर हो चुका, बी ऑप्शन आपका हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब ये 7 नंबर का सवाल कह रहा है, अगर y का 8/5% कितना है, x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, y का 8% बता दिया, 8/5% कितना x है, और कह रहा है x का कितना प्रतिशत करें कि y बन जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके, अगर y का 8/% का मतलब क्या होता है बेटा, देखिएगा, तो y का हमने y लिख दिया, गुणे कर दिया 8/5%, तो किसके बराबर है, x के बराबर है। अगर ये x के बराबर है तो बताओ इसको परसेंटेज को हटाते हैं, अगर कोई चीज परसेंटेज से हटती तो गुणे में कितना आ जाता है, बटे में 1/100 हो जाती है। यहाँ बराबर कितना हो गया, x हो गया। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो भैया ये कुछ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल कैंसिल आउट होगा ये आपका मान।
तो बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। अब कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। तो 2y बराबर 25 पंचे 125x। बेटा y का मान कितना आ गया, 125/2x हो गया। ये y का मान आपका आ चुका है। ठीक, हमने इसको कैंसिल आउट करके इसको कैंसिल कर दिया, तो ये 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट, 4 2 8 होता, इसको टेबल में 25 पंचे 125 हो गया। अब वो कह रहा है x का कितना परसेंट, अब यहाँ की बात चल रही है x का, तो हमने x का मान लिया, x है, x का कितना परसेंट, तो मैंने मान लिया x का कितना, मैंने मान लिया x का, मैंने मान लेता हूँ तो a परसेंट किसका है, y है। मैंने क्या कहा, तुमने कहा x का कितना प्रतिशत, तो हमने मान लेते हैं कि x का a प्रतिशत किसके बराबर है, y के बराबर है। अगर मुझे a का मान निकालूं तो मुझे वही तो पूछा है उसने, तो बता दीजिए x हो गया का मतलब बेटा गुणा होता है, थोड़ा सा ये लीजिए, x का इंटू a बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बराबर y, और y का मान कितना दिया गया, 125 x/2। अब भैया x से अगर हम यहाँ पे क्या लेके चले, कैपिटल X लेके स्मॉल x लेके चले, तो अगर स्मॉल x लेके हम चले तो स्मॉल x इसको भी कर लेता हूँ मैं दोनों जगह का, तो क्या मुझे करना, तो यहाँ पे x का a% और x का a%, तो बेटा x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर a बराबर हम बात कर रहे हैं तो 125 गुणे 100 बटे 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 125 गुणे 50, मान देख लेता हूँ, अब ऑप्शन आपके मिल जाना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, 2 65, 6250% सिर्फ एक ऑप्शन पर दिया गया है आपके। ठीक, तो अगर y का 1/5% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या 2445 का 184%, क्या 2445 का 184%, देखिएगा 2445 का 184%, तो बताया हमको बेटा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक, 2600 का 172%, ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 2075 का 84%, ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए, अगर ये पूरी लाइन लिखी हुई है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन सिर्फ इतना है कि इनको सॉल्व करना है। इस पूरी लाइन से मुझे क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 5 है, यहाँ भी 0, यहाँ 5, और इस पूरी लाइन से मुझे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बटे में क्या मुझे दिख रहा है, 100 दिख रहा है। अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ तो 5 कितना हो जाएगा, 5 चौको 24, 5 चौको 20 होता है, 4 आ जाएगा, 44 हो जाएगा, 5 × 44 40 हो जाएगा, 5 45, और यहाँ मैंने 4 ले लिया है, तो 4 चौको 16, 2 18, 4 24, माइनस अगर 5 लिया, 5 × 5 = 25, और 1 × 5 = 10, और यहाँ से 4 मैंने लिया है, अगर मैंने यहाँ से 4 लिया है तो 4 चौको 16, 1 17, 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17। ठीक है, अब हम यहाँ की अगर बात कर रहा हूँ तो अगर यहाँ भी हमने क्या लिया है, 5 4 5 लिया है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 1 = 5, 5 3 7, 5 7 35 गुणे, और अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो अगर मैं 4 कॉमन लिया है तो 4 दूनी 8, 21 हो जाएगा बेटा। अब इनको हमने इतना सॉल्व कर लिया, 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20, 20 से अगर हम इसकी बात कर देता हूँ तो ये 20 बटे कितना बन जाएगा बेटा, 100 बन जाएगा। अब इसकी बात चली तो गुणा कराना है आपको, गुणा कराना है, गुणा कराने के बाद आपको आंसर निकाल कर लाना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ से मैंने 1 0, यहाँ से 0 मैंने हटा दिया। ठीक है, मैं इकाई डिजिट पे बात करता हूँ, इकाई डिजिट से देखते हैं क्या आंसर मिल सकता है, क्या कुछ देखते हैं क्या मिलेगा। इकाई डिजिट पे काम करते हैं क्योंकि काफी बड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पर लिखी हुई है। अगर इकाई डिजिट की बात चल रही है तो अगर हम बात करते हैं तो इकाई में 6 9 से कितना होता है, 54 होता है, 4 ले लिया,
यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। 7 4 बेटा कितना हो गया? 7 4 क्या हो गया बेटा? 11 हो गया। 11 जो आएगा उसमें हमको क्या करना था? इस 2 का गुणा कराना है। इस 2 का गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा? 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 और 10 से भाग देंगे 2 दशमलव, तो मतलब मुझे कहाँ का यहाँ का, तो मुझे 0.2। अब 0.2 सिर्फ मुझे एक ऑप्शन पर मिल रहा है। क्या 0.2 कहाँ मुझे मिल रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन पर मिल रहा है, जिसका आंसर क्या है? 8 का क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा आपका। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन से अपने आप को बचाया। कैसे बचाया हमने कैलकुलेशन को? कि हमने इसके यहाँ पे सिर्फ हमने किस पर काम किया है? इकाई डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया। इकाई डिजिट पर इकाई का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इकाई डिजिट ये और इकाई डिजिट ये, हमने इकाई डिजिट का मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया 9 से कितना हो गया? 54 होता है, तो हम 54 लिख लेते हैं। और दूसरे वाले करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? अगर दूसरे वाले में करते हैं तो 0 मिल जाएगा, हम 0 यहाँ लिख लेते हैं। तीसरे वाले का करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो हमने क्या कर लिया? इन तीनों कर लिया तो कितना हो जाएगा? 11। फिर हमने 2 का गुणा करा तो 22 हो गया, तो 2 22 हो गया तो 2 दशमलव, तो इकाई का डिजिट क्या मिला मुझे? 0.2। अब 0.2 मिले तो 0.2 कहाँ पर मिले? सिर्फ एक ही ऑप्शन पर, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्या नहीं है। चलिए थोड़ा पिछले सवाल पे देखते हैं, आंसर कुछ गड़बड़ चल रहा था, चेक करते हैं थोड़ा सा आंसर की ओर, क्योंकि आंसर बता रहा है डी ऑप्शन पर। ठीक है, देखते हैं। अगर आंसर की ओर 5 चौको 20 हो गया, यहाँ से 5 ले लिए, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक करते हैं इसको। अगर रीचेक करने के लिए जाएंगे तो अगर हम इसके बात किए तो 5 चौको 20 हो गया, 4 44 55 40 हो जाएगा, और 9 45। अगर इस 4 के पहाड़ से करता हूँ तो 4 कितना हो जाएगा? 4 4 16 तो 18, 4 से 24 हो जाएगा। 0 की बात चल रही है, तो अगर 0 की बात चले 5 5 25, 5 दूनी 10 0, और 4 4 चौको 16 और 1 7 4 3 12। ठीक है, 4 5 चौको 20 हो गया, 5 1 कम 5 2 7, 5 1 कम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 5 5 5 25। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन में हल्की सी यहाँ मिस्टेक हो चुकी है। जो मिस्टेक है उस पर हम बात कर लेते हैं। 5 चौको 20 हो गए, 5 1 कम 5 2 7, 5 5 बेटा यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, कैलकुलेशन को लेकर 5 1 कम 5, तो जहाँ बेटा हम 7 लिख के चल रहे थे वहाँ हमारा क्या होना होगा? 5 होना होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को पूरा ठीक कर देता हूँ। थोड़ा सा ऑप्शन में क्या होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ 54 आएगा, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे? 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ लेते तो इकाई अंक की बात कर रहा हूँ, तो 5 और 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, 18 आ गया। और 18 से मुझे कहाँ मिल रहा है? सिर्फ एक डिजिट पर मिल रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा वाले के पास जाएगा? 1.8 के पास। तो डी ऑप्शन आपका, तो जो आंसर आपने टिक कर रखा था बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन की जगह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो कभी बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक से आपको बचना है। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जल्दी में क्या होता है कि कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हमारा गलत हो जाता है। तो वो संख्या जल्दबाजी में, जैसे यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, यहाँ पे 5 होना था, तो थोड़ा इरर से बचना, क्योंकि ये इरर बहुत हानिकारक होते हैं, जल्दबाजी में फिर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक किंडल को 45% के लाभ पर, तेरा एक किंडल कितने को? 45% के लाभ पर 1595 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, यदि इसे 770 में बेचा जाता है, मैं बेचा मतलब एसपी आपको कितना दे रखा है? 770 रुपए में बेचा जाता है। तो कह रहा है कि एक किंडल को 45% के लाभ पर इतने बेचा जाता है, मतलब हमें सीपी अभी नहीं पता है कितना, आपको उसने लाभ ले लिया 45% का,
एक्चुअल में सीपी क्या था वो मुझे नहीं जानकारी दे रहा था। तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। तो पहले सबसे पहले ये तो जो आपका एसपी दिया गया, तो पहले मुझे सीपी निकालना है। इसका क्या निकालना है मुझे, इसका सीपी। और सीपी जो निकाला जाता है वो कितना है, 1595। और सीपी हमेशा ओरिजिनल, तो उसमें लाभ कितना लिया है, 45, मतलब 145% हो गया। 1595 है बेटा, इसमें तो 145 बड़े ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे देखना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल से देखते हैं, सबसे पहले 5 के टेबल से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं 5 के टेबल में दोनों कितने बार में आएंगे। अगर 5 3 अगर बात करता हूँ, 5 3 15, 5 1 5, 4 9 45, ठीक 5। और इसकी बात करता हूँ 5 3 5, 5 दूनी 10 और 4 14 45। अब ये देखते हैं 29 के पहाड़े में ये कितनी बार में जाता है। अगर इसकी बात करता हूँ अब इसकी बात करते हैं 319 है। अब ये लिखा हुआ है, अब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। ठीक, एक बार फिर चेक करते हैं। 5 3 15 हो गया, 5 1 5, 5 4 9 45 और ये 5 2 10, 4 45। ठीक है, तो पूरा गुणा करवा लेता हूँ तो 319 बटे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसका भाग दे लेता हूँ, भाग देने पे क्या आएगा, डेसिमल का 29 भाग। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 31,900 आ चुका है। अगर पूर्णतः 1595 ये ना, ठीक है 5 3 15, 5 1 5 45, ठीक है। अगर 29 से भाग दे देता हूँ 319, ठीक है, तो एक बार जाएगा 29 आ जाएगा, तो 29 तो 11 हो जाएगा, जा तो रहा था भाग। अगर बात करते हैं 29 के, रुक जाइए, 29 के पहाड़े में देखते थे 11 99, ठीक है 11 99, 11 22, 22 8 बिल्कुल जा रहा है, भाग बिल्कुल चला जाएगा, तो फिर कोई दिक्कतें नहीं थी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं, भाग तो चला तो जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके साथ अब देखिएगा, इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर देता हूँ तो 11 बार में जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक, और ये बताइए अगर आपका SP 770 था और आपका ये कितना आ गया है, C कितना आ गया, तो आपसे क्या पूछा, वास्तविक लाभ। अब बताइए CP जो है आपका बड़ा है SP से, तो हमेशा क्या मुझे मिलेगा, लॉस आएगा। लॉस का मतलब बेटा क्या होता है, हानि। तो आपका आंसर में क्या मिलेगा, हानि। तो हानि कहाँ कहाँ है, लाभ वाले दोनों ऑप्शन उसके बाहर हो जाएंगे। तो लाभ वाले बेटा कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अब हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, हानि वाला। या तो हानि 30% की है, तो हानि हमारी कितने की है, 28% की। अब 30% की हानि, 28% की हानि की बात चल रही है। अगर हम हानि की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अब देखते हैं हानि कैसे निकालता है। लॉस परसेंट की बात कर रहा है, लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है, लॉस कैसे निकाला जाता है। लॉस निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो SP में या CP, तो CP माइनस क्या होता है SP। तो CP कितना है आपके पास, 1100 है, माइनस 770, बताओ कितना आ जाएगा, जीरो मिल जाएगा यहाँ। जीरो 10 में 7 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या 10 में 7, तो 330 आ जाएगा। ठीक है, तो 330 आ जाएगा, तो 330 बटे, तो लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस अपॉन CP मेरे पास बेटा कितना है, 1100 है, गुणे 100 होता है। तो लॉस कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, और 11 3 33, तो बेटा 30% का उसको लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट बेटा कितना आ गया, 30% की उसको क्या हो चुकी है, हानि हो चुकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई, एक दुकानदार, एक जो आपका दुकानदार है, वो दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु, कितने परसेंट की हानि हो रही, 30 को, यदि 650 अधिक मूल्य पर बेचता है,
कितने रुपए का अधिक मूल्य पर बेचता है? 650 रुपए का अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। तो कह रहा है तो 35% का लाभ अर्जित करता है। जब कब? जब 650 अधिक मूल्य पर बेचता है। तो वस्तु का पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो जब इस टाइप के बेटा सवाल लिए तो सिंपल सवाल होते हैं। कोई चीज अगर वस्तु होती है बेटा तो क्या होती है अपने आप में 100% पर होती है बेटा। 100% पर कोई वस्तु है आपकी, ठीक है। उसने कितने पर हानि पर बेचा? तो लॉस हुआ यहाँ पर। तो 100 माइनस 30 कितने का लॉस हुआ था उसको? 70% का। 30% का लॉस हमने घटा दिया। और फिर यहाँ कह रहा 35% का लाभ हुआ। तो 100 प्लस 35 कितने का लाभ हो गया? 135%। पहले लॉस था और यहाँ क्या था आपका? प्रॉफिट था, ठीक। यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है। अगर बताओ पहले यहाँ से यहाँ तक का, पहले उसने लॉस से यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट फायदा ले गया? तो यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको कितना हो गया? 60 60 70 60 130 मतलब 65% का फायदा लिया। तो जो 65% का बेटा जो फायदा लिया है उसने, वो कितने रुपए बढ़ाया? ये 65% का जो लाभ आया है, जब उसने 65% का लाभ आया तो क्वेश्चन क्या कह रहा? यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। वो क्या कह रहा? जब ये पहले लॉस पर था, जब 650 रुपए बढ़ाया तो यहाँ तक आया। तो मतलब जो 65% का मान है वो किसके बराबर है बेटा? 650 के बराबर है। इसके बराबर है 601% का बेटा मान कितना हो जाएगा? 665 बटे 65। तो भैया इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 10 मिल जाएगा। अब मेरी वस्तु कितनी थी? 100% पर थी। तो 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 10 बड़े क्या कर दिया बेटा मैंने? 100 कर दिया। तो मेरा मान क्या निकल के आ जाएगा? 1000 निकल कर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? 1000 कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन सी पर दिया गया है, ठीक। तो सबसे आसान सवाल था, आपको ये देखना था पहले क्या दिया गया। पहले उसने कहा 30% का लाभ होगा। पहले उसने क्या कहा कि 30% की बेटा आपको कहा हानि होगी। तो भैया मैंने 100 में 30 घटा के तो 70% आ गया। फिर कह रहा है कि जब मैंने 650 रुपए अधिक बढ़ाया तो कह रहा 35% का बेटा लाभ होगा। 35% का मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 165। जब ये 70% थी कोई चीज, 70 को कहाँ बेच दिया उसने? यहाँ कन्वर्ट करके लाया 135% का। जब 135% पर लाया तो देखा कि कितने का लाभ हुआ उसको? 65% का बेटा उसको लाभ हो रहा है। जब 65% का लाभ हो रहा है तो 65% किसके बराबर था? 650 के। तो मुझे 1% का, मुझे 100% का चाहिए, मैंने 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्मार्ट टीवी को कितने का? 1,61,500 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। मतलब अधिक का मतलब प्रॉफिट। अधिक का मतलब बेटा क्या हो गया? प्रॉफिट कर लिया गया। तो उसका प्रॉफिट कितना कर लिया गया? 20% अधिक। इससे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर, पहले यहाँ प्रॉफिट ले रखा, यहाँ क्या कर रहा है? 15% की छूट पर बेचा गया। तो टीवी का बेटा लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या कह रहा है? टीवी का बेटा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो चलिए पहले टीवी का उसने खरीदा था, एसपी है, एसपी कितना पर आएगा पहले उसकी बात कर लेता हूँ। अगर मुझे एसपी निकाल, सीपी बेटा आपको कितना दिया गया? खरीदा गया था 1,61,500 रुपये भी आपका खरीदा गया। एसपी कितना हो जाएगा? 1,61,500 में 20% अधिक मूल्य थे 120/100 हो जाएगा घोड़े, और 15% की छूट दे दी है तो 85 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 जीरो से ये कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर इसकी बात करता हूँ तो 17 की टेबल में ले जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 2 की टेबल में 6 बार में जाएगा। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 16 15, यहाँ 6 बचा और यहाँ 17 बचा हुआ गुणा कराने के लिए। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर 6 पंचे अगर हम कहते हैं 30 हो जाएगा, 6 कम 6 3 9, 1 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 जीरो जीरो हो जाएगा। 17 नहीं कितना होता है? 153 होता है। कितना आ जाएगा? 17 नहीं 153 हाथ के कितने लग जाएंगे? 15। 7 7 102, 102 और 15 117, 11 हाथ से लग जाएंगे। 17 नहीं है 153, 153 10 163 164। ये भैया आपका एसपी आ गया। तो भैया सीपी 1,61,000 था, एसपी हमारा क्या आया? 1,64,000 रुपये आया। तो बदला हमें प्रॉफिट मिला। अब प्रॉफिट के लिए क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट कितना बना उसका?
अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो पहले कितना है 1,64,730 में से माइनस मुझे कर देना है कितना 1,61,500 रुपये। हमें प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 0 3 7 5 गए 2 4 में गए 3। हमें प्रॉफिट कितने का मिलेगा इतने का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना है 3200 आपका 30 प्रॉफिट है प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 16150 गुणे 100। ये दो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो ये कितना है 16 के पहाड़ी में देखता हूँ 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 एक 3 2 छक्का 12। तो बेटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में 2 बार में। प्रॉफिट परसेंट बेटा कितना था 2% पर था। तो टीवी का पर लाभ प्रतिशत कितना आपका आया टीवी पर बेटा लाभ प्रतिशत आपका आया 2% आ चुका है। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं 12 क्या कह रहा है 7 वर्षों के लिए कह रहा 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्षों के लिए पूछ रहा हूं 7 वर्षों के लिए कह रहा 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज दर से 21,350 रुपए साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो बेटा बिल्कुल आसान सवाल है मिश्र धन पूछ रहा है पहले साल में पूछा तो साधारण ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज निकालेंगे पी का मतलब मूलधन बेटा आपका ये लिखा है आपका आर ये लिखा है मूलधन आपको कितना दिया गया है मूलधन बेटा आपको 21,350 रुपए दिया गया है और आपका आर कितना दिया गया है आर आपको 21% दिया गया है और कितने टाइम वर्षों के लिए दिया गया 7 वर्षों के लिए आपका दिया गया। तो साई बराबर क्या होता है बेटा PRT अपॉन 100 होता है। तो चलिए साई निकाल देगा पी का मान कितना है 21,350 आर का मान बेटा कितना 21 कितने वर्षों के लिए 7 वर्षों के लिए बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करता हूँ तो इससे ये डिवाइड कर देता हूँ कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेसिमल पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि मैं इसको कैंसिल भी कर दूंगा 2 से तो 5 में तो भी नीचे 2 आ जाएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हम इसको क्रॉस सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा अगर हम बात करते हैं इसको पहले 7 से इसको कर लेते हैं 7 5 जो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 7 5 जो 35 हो जाएगा और 7 3 जा 7 5 35 7 21 3 24 हासिल कितने लगे 7 5 35 7 21 3 24 हासिल लगे 2 और 7 कम 7 2 9 और 7 दूनी 14। अगर हम इसका गुणा कराते हैं 7 पन्ना 35 हो गया और 7 3 21 3 24 7 का 7 2 9 7 ठीक 7 3 14 कितने गुणा कराना है 21 और बटे कितना 10 मैं 10 से इसलिए भाग दिया तो डेसिमल में सीधा कन्वर्ट कर देगा। तो एसआई बराबर अगर हम बात कर लेते हैं एसआई की तो एसआई कितना हो जाएगा अगर हम एसआई की बात कर रहा हूँ अगर हम एसआई की बात कर लेता हूँ तो एसआई के लिए कितना गुणा कराना है गुणा पूरा करवाना पड़ेगा हमें 21 पंचे 105 होता है 21 पंचे हमारा कितना हो जाता है 105 हो जाता है ठीक 21 पंचे बेटा हमारा कितना हो गया 105 हो गया यहाँ से लगे 10 21 चौको 84 84 10 94 20 पंचे 105 21 चौको 84 और 84 10 94 ठीक है हासिल कितने लगे 9 21 नहीं है कितना होता है 9 कम 9 9 दूनी 18 189 189 अब यहाँ क्या हासिल कितने हुए थे 21 चौको 84 21 पंच 84 94 हासिल लगे थे 9 और 21 नहीं है 9 189 और 9 189 और 9 189 90 89 और 9 कितने हो गए 89 और कितने हो गए 90 और 198 हो गए यहाँ से कितने लग गए 19 लग गए 21 चौको 84 और 10 94 और 9 94 6 कितने हो गए 100 103 हासिल कितने लग गए 10 लग गए हासिल कितने आ गए 10 आ गए और 21 से कम 21 10 कितने होते हैं 31 होता है ठीक बटे 10।
एस आई का मान कितना आ गया 31384.5, ये एस आई का मान हो गया। और एस आई क्या होता है यहाँ पर, और एस आई आ गया तो आपसे मिश्र धन पूछा था। मिश्र धन का मतलब बेटा अमाउंट होता है। बेटा मिश्र धन का मतलब क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। अगर आपसे अमाउंट की बात चल रही तो अमाउंट क्या निकल के आएगा, अगर हम आपसे अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अगर अमाउंट बराबर, तो अगर अमाउंट की बात चल रही है तो अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन साधारण ब्याज P प्लस एस आई होता है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा P प्लस एस आई का मान, अगर हम बात कर रहे हैं तो P प्लस एस आई की बात कर रहे हैं तो P का मान कितना है 21,350 प्लस एस आई का मान कितना है 31384.5। अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं, अमाउंट की बात कर रहा हूँ तो 0.5 बेटा हर जगह आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 भी मुझे हर ऑप्शन पर मिल रहा है। 8 5 कितने हो गए 13 भी मुझे हर ऑप्शन पर मिल रहा है। 8 5 13 हासिल कितने हुए 1 हो गया, 3 और 3 3 6 और 1 7, 1 1 2 हो गया, 3 2 5 5 2 7 3 4.51। तो आपका क्या हो गया, तो बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 575 आपका जो लिखा हुआ 52,734.5। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको साधारण ब्याज निकालनी थी, ब्याज निकालनी थी और उसको जाके क्या करना था, ब्याज को जो मूलधन था उसमें जोड़ देना था तो आपको क्या मिल जाता, मिश्र धन आपको मिल जाता। ठीक है, आइए कंटिन्यू भी करते हैं। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। समझना, साधारण ब्याज निवेशित, क्वेश्चन अच्छा सवाल है। साधारण ब्याज के निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। ये 75 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, तो समझना साधारण ब्याज पहले कितनी थी 1 थी, 1 से कितना बन गई है 3 गुना हो गए, कितने वर्षों में 25 वर्षों में। कितने वर्षों में देखना, अगर हम यहां बात कर रहे हैं, अगर पहले 1 से था, ये 1 से कितना हो गया 3 गुना हुआ है। 1 से कितना कह रहा है धनराशि, तो कितने वर्षों में हुआ है, तो 25 वर्षों में। ठीक, 25 वर्षों में कह रहा है 1 का 3 गुना हो गया। तो समझना, तो एस आई अगर मैं यहाँ की बात कर ले तो एस आई यहाँ पे कितना मुझे मिलेगा 2 मिलेगा। 3 में 1 गए, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब वो कह रहा कि यहाँ से फिर यहाँ तक क्या होगी 75 वर्षों में, कह रहा 75 वर्षों में बताइए क्या होगी। अगर 75 वर्षों की बात कर रहा हो आपसे तो बताइए ये कितना था, जब 25 वर्षों में मुझे एस आई कितना मिला है 2 मिला है। तो अगर मुझे 75 वर्षों में चाहिए तो अगर मैं यहाँ सुनना यहाँ पर, तो 75 वर्ष का मतलब क्या होगा 3 का गुणा करवाना है, 25 3 75, 25 और 75 में कितने का 3 गुना। तो अगर मैं यहाँ एस आई की बात कर रहा हूँ, एस आई की बात, तो 2 गुणे कितना होना होगा मुझे 3, कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। सुनना यहाँ से मेरी बात गौर से, इसने क्या कहा 1 का जब 3 गुना हुआ तो 25 वर्षों में, 25 वर्षों में मुझे एस आई कितना निकल के आई थी 2 आ रही थी। अब मैं 25 से कहाँ पहुंचा 75, 25 से 75 पहुंचे, मैंने 3 का गुणा कराया तो यहाँ 2 था, 3 का गुणा करा ली तो बेटा कितना हो गया 6। और ये 2 कैसे आए, जब मैं तीनों इसको घटा दिया 6 कैसे मिलेगा, जब बेटा यहाँ पे कितना रहेगा 7 रहेगा। जब बेटा यहाँ 7 रहेगा तभी जाके मुझे ये 6 मिल सकता। जैसे मैंने यहाँ का 3 मिल गया, क्या बनाया था 2, तो 7 मिल जाए क्या मिलेगा 6। तो इसका मतलब क्या है कितने गुना हो जाएगी वो 75 वर्षों में बेटा वो कितने गुना हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज पर तहत निवेश किया जाता है। 20% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है। यदि ब्याज इतना तो मूलधन ज्ञात करें। ब्याज इतना तो कह रहा मूलधन बताना कितना है। तो बेटा अभी जैसे मैंने करवाया ऐसा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, होमवर्क में है। जो भी बच्चे इसको होमवर्क में ये सवाल है आपका, लेकिन ध्यान रखना है इस सवाल को घर में लगाना है। और जब इसको सवाल को जब आप लगाएंगे बैठ कर इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का हमें
कमेंट करिएगा इसका हमारे चैनल पर, जो अवरोधे के नाम पे चैनल चल रहा है, तो चैनल को उस पर आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या निकल कर आया है। उससे हमें भी अपना पता चलता है कि हाँ बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क पे सवाल है, तो आपको इसको घर में करना है, और इसका जो आंसर आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और फॉलो करिए। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब चलिए 2 वर्ष के लिए अगला सवाल कह रहा है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर, ब्याज दर क्या है, समान ब्याज दर है, निवेश की गई राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, इसके बीच में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कह रहा है। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश किया जा रहा है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1180 है, यदि ब्याज दर कितना है, 20% है, आर कितना में बा, तो निवेश की गई राशि बता दीजिए। तो कह रहा है आपसे मूलधन पूछ रहा है, क्या बेटा आपका मूलधन क्या होगा। तो उसने एक चीज मैंने बहुत अच्छा इसमें बता रखा है, जब भी आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूले बेस पर क्वेश्चन जाता है, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का ब्याज दिया जाए, उसको हमको अंतर को क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई के अंतर को डी, तो डी बराबर एक फार्मूला आपका चलता है पी आर अपॉन 100 पावर n चलता है, ये फार्मूला आपका होता है। डी का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो डी क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीच के अंतर कितना है, 11 से कितने का है, 80 का। और पी यही आपको चाहिए, आर ऑलरेडी आपका दे दिया है, 20% दे रखा है, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पावर एन, एन का मतलब कितने वर्ष के लिए बेटा, 2 वर्ष के लिए है, तो एन का मान 2 कर दिया गया, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 1180 बराबर कितना है, 1180, पी आ जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, तो अगर पी का 1180 पी और 1 5 के स्क्वायर बेटा कितना होता है, 25, इसका कैंची गुणा कर देंगे, तो 1180 गुणे 25, तो 25 0 हो गया, 25 8 200 होता है, तो 20 हासिल आए, 25 1 कम 25, 20 45 हो जाएगा, हासिल तो 4, 25 1 कम 25, 4 29,500, तो आपका जो मूलधन निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 29,500 रुपए। तो कुछ नहीं करना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आ जाता है तो आपको फार्मूला याद करके, ये वाला फार्मूला आपको याद करके रखना है, जो आपको फार्मूला याद करके रखना है, डी बराबर पी आर अपॉन 100 से पावर n, उस पर आप मान रख देंगे, आपका आसानी से मूलधन निकल कर आ जाएगा, मूलधन है क्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा विवेक ने 36,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में अर्जुन उसके साथ आ जाता है, अर्जुन कितने रुपए के साथ जुड़ता है उसके साथ, 1,08,000 रुपए के साथ अर्जुन उससे जुड़ जाता है। पहले विवेक ने अपना काम करने स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया किसी चीज का, तो 36,000 रुपए को लेकर इन्वेस्टमेंट किया, व्यवसाय शुरू किया आपका। उसके कुछ समय बाद अर्जुन आता है, 1,08,000 रुपए के साथ उसमें जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कौन पहले आया कौन बाद आया, कितना पैसा पहले लगा कितना पैसा बाद में लगाया गया, इन सब से कोई मतलब नहीं है, दोनों को लाभ बराबर बांटा जाता है, जितना उसको लाभ मिलेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। तो अर्जुन कितने महीनों बाद उसके साथ जुड़ा था, तो आप वो पूछ रहा है कि अर्जुन उसके साथ कितने महीनों बाद उसके साथ आया। तो बहुत आसान सवाल, सबसे पहले देख लीजिए कितना रुपए उसने लगाया, 36,000। भाई अगर इसने काम किया पूरा साल के अंत की बात कर रहा है, उन्हें कहा वर्ष के अंत में अगर कोई व्यवसाय शुरू किया तो पहले महीने शुरू करेगा, उसने कितने महीने का समय मिलेगा, 12 महीने का अनुपात लगा देता है। उसने कितना पैसा यहाँ खर्च किया, 1,08,000 रुपए। ठीक, अब मुझे नहीं पता इसने कितना समय लिया, मैंने मान लेता हूँ समय कितना मान लेता हूँ, उसने एक समय लिया होगा। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लेता हूँ कि x का मान क्या निकल कर आएगा। अगर हम 0 0 की बात करें तो 3 0 यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 12 के पहाड़ी में कितनी बार में आएगा, 9 बार में आएगा, कितनी बार में आएगा, 9 बार में आएगा, और 9 के पहाड़ी में अगर इसकी बात करें तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया मुझे कितना, तो अगर हम इसकी बात करें पात लगाने का मतलब है कि मैं यहाँ से बराबर भी कर सकता हूँ, दोनों का लाभ बराबर है, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। x का मान मुझे 4 आ गया।
तो ये 4 महीने बाद, तो उसने पूछा कितने महीने बाद की बात चल रही है। अगर बाद की बात पूछा है तो 12 में कितने महीने, 4 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। तो कितने महीने बाद उसके साथ वो जुड़ा, हमने मान लिया कि उसके साथ कितने महीने बाद जुड़ा, 8 महीने बाद वो उसके साथ जुड़ा। ठीक, तो अर्जुन से पूछा गया था कितने महीने बाद जुड़ेगा, तो उसके बाद कितने महीने बाद जुड़ेगा, 8 महीने बाद। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया। 10 आंकड़ों का औसत 55.5। 10 आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है, 55.5 दे रखा है। ये 10 आंकड़ों का जो दिया गया है, 10 आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है, 55.5। फिर पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना, 48 है, और अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना है, 58। पहले 3 आंकड़ों का औसत 48 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 58 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से कितना 11 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए कि 8वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं 10 आंकड़ों का औसत कितना है, तो अगर हम बात करते समझ में यहाँ पर x1 प्लस x2, चलते चलते यहाँ पर x10 क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं के पास 55.5 गुणे 10, आखिरकार मुझे कितना मिल जाएगा, 555 मिल जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसमें पहले 3 आंकड़ों का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 का आंकड़ों का औसत कितना दिया गया है। पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना है, पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया है। आंकड़ों का औसत आपका जो दिया गया है वो आपका क्या दिया, 48 दिया गया। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 3 8 24 और 3 8 24 हो गए, 3 चौके 12 तो 14 हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 आंकड़ों का औसत अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया है। अगर अगले 4 आंकड़ों का औसत, तो ये 3 तक हो गए, 4 5 6 7, 4 5 6 7 मान कितना दे रखा है, 4 आंकड़ों का 58 गुणे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 8 32 हो गया, 4 5 30 3 23, 4 5 20 3 23 ही आ गया। तो ये बताइए x1 x2 मुझे मान कितना दिए गए थे, पूरे में इस पर रख रहा हूँ 555, तो x1 x2 का मान 144 हो गया प्लस, अब वो कह रहा है इसकी मान कह रहा है कि x2 से यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 232 हो गया। बचा कौन सा, 7 तक हो गया, x8 बचा, x9 बचा और x10 बचा, बराबर 555। इतनी 3 चीजें बची। अगर इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो x8 x9 और x10 बराबर 555 माइनस 4 2 6 हो गया, 4 2 6, 4 3 7 हो गया, 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक, तो x आप यहाँ पर सुनिएगा कहानी, इसकी भी कुछ कहानी बता रखा है। उसने क्या कहा, यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से कितना है, 11 कम है, अगर x8 मैंने मान लेता हूँ यहाँ पर पहले थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसको, फिर मानते हैं। तो x8 x9 और x10 बराबर 15 में 6 के 9 आएगा, यहाँ 14 14 में 7 के 7, 5 में 4 के 189 आएगा। अगर मैं अगले पेज पे चलता हूँ, उसने कहा था कि x मैंने माना मैंने कि x8 कितना मैंने मान लिया है, अगर वो आंकड़ा कितना है मेरे पास x, तो कह रहा है जो x9 कितना है, 11 कम है, मतलब इससे कितना ज्यादा होगा, वो 11 होगा, और जो 10वां आंकड़ा है वो कह रहा है इससे 6 कम है, तो x प्लस 6, तो x प्लस x
x प्लस 11 और x प्लस 6 बराबर, तो कितना माना था 179। नाइन आया था, तो 179 है, तो 3x प्लस 11 से 17 बराबर 179। तो अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो 179 माइनस 17, 3x बराबर 9 में 7 गए 2 आ गया, और यहाँ 7 में गए 6 आएगा 162, 3 5 15, 3 चौको 12, x का मान कितना आ गया 54 आ गया। अब आपको सवाल में पढ़ लेता हूँ क्या दिया गया था। तो आपसे क्या पूछा था, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात करें, तो x का मान बेटा कितना आ चुका है आपका 54 आ चुका है, 54 आपका। तो 8वां आंकड़ा जो पूछा गया था आपसे, तो 8वां आंकड़े का मान आ गया। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन बना ली थी, मैंने x 8 को क्या मान लिया x मान लिया, तो उसके x ये कितना हो जाएगा x प्लस आपका 11 बन जाएगा और x प्लस 6 बन जाएगा, वहां से आपके x का मान कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ, अब बढ़ता हूँ आगे। कह रहा राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। भाई साहब राम और श्याम किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, राम अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 8 और 14 का, अगर हम 8 और 14 के एलसीएम की बात कर लेते हैं, आठ और 14 का बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो 56 आ जाएगा, तो इसके काम करने की क्षमता 7 है, उसके काम करने की 56 14 चौको 56 4 है। ठीक है, तो आप ये बताइए राम और श्याम, राम प्लस श्याम, राम और श्याम के दोनों के काम करने की क्षमता कितनी थी 7 थी। राम की अकेले कार्य करने की क्षमता 4, तो श्याम की अकेले कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो श्याम के अकेले काम करने की बेटा जो क्षमता होगी 7 में 4 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी। तो राम और श्याम के काम करने की आपकी क्षमताएं आ गई। कह रहा था तो अकेला श्याम उस काम कितने दिन में करेगा, भैया उसकी क्षमता 3 है, तो काम टोटल कितना था 56/3 हो गया, 56/3, 18 का 54 होता है, 54 2 56, 18 सही 2/3 कहाँ पर लिखा सी ऑप्शन पर। तो यहाँ राम और श्याम की बात चल रही थी, कौन कितना काम कर रहा है, तो राम और श्याम मिलकर काम कर रहे थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एम एन से 3 गुना, कह रहा एम और एन से 3 गुना कुशल कामगार है। ठीक है, कह रहा एम जो है वो एन से 3 गुना, कितने गुना है 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह इसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, हम देखते हैं। फिर देखो एम और एन की बात चल रही है, एम और एन की, वो कह रहा एम जो है एन से 3 गुना, एम है एन से 3 गुना, तो मतलब कहने का ये 3 अनुपात कितने काम चल रहा है 1 का कुशल। तो किसी कार्य की अगर डे में बात करता हूँ, ये क्षमता है, अगर डे में हम बात कन्वर्ट करते हैं, ये तो भैया उसकी कुशल कामगार है इसलिए काम करें, तो जो जितना ज्यादा उसकी क्षमता होगी स्पीड तो उतना कम समय लेगा, इसकी क्षमता ज्यादा, तो बेटा इसमें अनुपात कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बताइए किसी कार्य की तुलना में तो तुलना हो रही है, तो 3 - 1 बराबर किसके बराबर है बेटा, ये 3 - 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 254 की। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3x मान लिए 1x मान लिया, ठीक है, x के साथ कर लेता हूँ 3x के साथ, तो ये कितना बन जाएगा
x आ जाएगा साथ में, ठीक। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 254। तो x बराबर 2 × 2 2 दूनी 4 2 7 14। तो x का मान कितना आ गया 127 आ गया। n का पूछा था कितने दिनों में कार्य करेगा, n कितने दिनों में कार्य करेगा, आप n का कितना लिखे 3x। तो भैया n कितने दिनों में कार्य करेगा, n के लिए 3x। तो 3 गुणे कितना होगा 127। तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 8, 381। 381 तो कहाँ पर है बेटा आपका डी ऑप्शन पर आपका दिया गया है कि n कितने दिनों में संपूर्ण कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 2 पाइप 720 मिनट 1200 मिनट में टैंक को भरते हैं। 2 पाइप कितने दिन भरते हैं 720 मिनट 1200 में टैंक भरते हैं। टैंक में एक ऐसा पाइप भी है जिससे रिसाव होता है। जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक 480 मिनट में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव पाइप को कितने मिनट का समय लगेगा। तो भैया ये भी इसी तरह करना है, आपको एलसीएम से द्वारा सॉल्व करना है। तो ये वाला आपको होमवर्क में है, आप उसको भी कमेंट करके आपको बताना है कितना आंसर इसका आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका है। अगले सवाल को बढ़ता हूँ। चलिए, यदि एक आदमी 55 किलोमीटर पर हावर के बजाय 59 किलोमीटर पर हावर पर गाड़ी चलती है तो वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। ठीक है, जब वह 59 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, एक आदमी सुन गया, यदि एक आदमी कितने की स्पीड चल रहा है 55 किलोमीटर पर हावर के बजाय 59 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पर चल रहा है, गाड़ी चल रही है। वो कह रहा 55 के बजाय कितना कर देता 59 कर देता, तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। ठीक, जब 59 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करिए कि वो दूरी कितनी कवर कर रखा था। ठीक, ये बताइए दूरी में अंतर बताओ कितना है। दूरी में अंतर, क्योंकि वो 55 कितने में चल रही थे, 55 की जगह 59 माइनस 54 कितना हो गई 4 किलोमीटर पर हावर हो गई। ठीक, अब बताओ ये दूरी में अंतर नहीं है, चाल में अंतर है। चाल में अंतर। अब बताओ बेटा दूरी में अंतर कितना हो जाएगा। अगर हम दूरी में अंतर करें तो दूरी कितनी थी, कितने किलोमीटर अधिक चला है, उसकी दूरी में 92 दोनों तुलना में कितना है 92 किलोमीटर उसने अधिक चला। तो चाल में पहले अंतर निकालेगा, 55 पहले थी 59 हो गई तो कितने किलोमीटर हो गया 4 किलोमीटर हो गया। इसके बाद दूरी में अंतर कहा तो 92 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब ये बताओ पहले इतना आ गया और अब आप उससे आगे 59, तो बताओ चाल बराबर बेटा क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो बेटा यहाँ से मैं समय निकाले तो समय कितना लगा उसको, दूरी बेटा कितने चाल कितनी है उसकी 4 है, दूरी कितनी है उसके पास 92 है और टाइम कितना है t। तो t बराबर बेटा कितना हो जाएगा 92 बटे कितना हो जाएगा 4, इसको भाग दे देता हूँ 23 चौको 92 होता है, तो t का मान कितना निकल के आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो मुझे टाइम पता चला कि टाइम कितना आएगा 4 घंटा उसने कवर किया। 4 घंटा कवर किया तो मुझे किसके द्वारा पूछी गई थी 59 किलोमीटर के लिए, 59 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में पूछी गई है। तो मुझसे क्या पूछी गई थी दूरी, तो दूरी बराबर बेटा क्या फार्मूला बन जाएगा 4 गुणे समय। तो चाल तो ऑलरेडी आपने कितनी दे रखा है क्वेश्चन में 59 किलोमीटर और समय कितना लगा उसको 23 लगा, और 23 लगा तो गुणा कराना है। तो अगर हम बात करते हैं 27 हो जाएगा, 27 हो गया और 18 तो 20 हासिल लगे गई 20, 27 18 तो 20 हासिल लगे, 20 हासिल लग चुके हैं आपके। अगर इसके 20 हासिल लगे तो 59 दूना कितना होता है 60 दूना 118, 118 और 10 18 138, 13 87 कुछ गड़बड़ है 23 गुणा 59 और 29 27 हो गया, 9 दूनी 18 तो 20 हो गया 207, तो हासिल लग गए 20 और 2 9 18
दो पंचे 10, 118, 118 कितने हो गए 8 कहीं ऑप्शन पर नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 92। ठीक है, किसकी दूरी पूछी 59 किलोमीटर तक करता है, उसके द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, आगे इसका गुणा करा लेते हैं, गुणा करवा के देखते हैं क्या आएगा। अगर हम इसका गुणा कराते हैं 3 9 27, 3 9 27 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 5 15, 2 17, 17 और 2 9 18, 2 9 18 हो गया, और 2 9 18, 2 5 10, 11, 7 8 7 15 और 7 8 7 15 हो गया, 2 1 3, 1357, 1357 भी ऑप्शन पर दिया है, गुणा गलत हो रहा, तो 9 3 27, 9 2 18। ठीक है, कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ से। ठीक है, 1357 आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो दूरी पर 4 गुणे समय तो 59 गुणे 23 हो जाएगा, गुणा करा देंगे 13 से आपको क्या मिल जाएगा 57 मिल जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अब तेरा 22 है, कह रहा एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में, तो एक अंतरिक्ष यान है, क्या कह रहा 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितने किलोमीटर, 2 घंटे 20 मिनट में कितना की यात्रा करता है 6625 किलोमीटर की। उसके बाद ये 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? बेटा जब भी ऐसा सवाल है औसत गति की बात पूछता है तो औसत गति की होती क्या बेटा, सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। उसने कहा कि 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर टाइम कवर करता है, 40 मिनट में 824 किलोमीटर करता है। तो बेटा औसत चाल बराबर होता है, वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, औसत चाल। बेटा औसत चाल आपका जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो बताइए, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी की बात अगर हम चल रही हैं, अगर हम कुल दूरी की बात कर रहे हैं, कुल दूरी कितनी दी गई है 6625 प्लस 824, जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 6 7 हो जाएगा। कुल समय की बात कर रहा है, तो समय पहले कितना था 2 आवर्स 20 मिनट प्लस दूसरा कितना था 40 मिनट। अब देखना गौर से, ये 40 मिनट और ये 20 मिनट मिलके 1 आवर्स बन जाएगा। तो 2 आवर्स पहले था और 1 आवर्स इन दोनों को मिला के बना दिया मैंने, इन दोनों को मिला के, तो 1 आवर्स हो गया। इन दोनों को मिला के 1 आवर्स बन गया, तो कितना हो गया 3 आवर्स हो गए। ठीक, तो औसत चाल निकाल लेता हूं। औसत चाल कितनी हो जाए, कुल दूरी कितनी 7 7 7 4 4 9 बटे कितनी हो जाएगी 3 का भाग दे देता हूँ, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौको 12, 2 14, 3 8 24, 3 3 9 24 83 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका 22 निकल के आ चुका। एक अंतरिक्ष यान जो है 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर यात्रा करता है, तो आपका क्या आ चुकी है 2483 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ चुका है। अब 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका वेनारी के द्वारा है, डायग्राम द्वारा है, तो क्या कह रहा सुनिएगा। 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई। ये टी शर्ट बेचने वाली कंपनी की 2006 की है, ये 2007 की, 2008 की और ये 2009 की है। ठीक है, तो ये 3 दी गई हैं। वो क्या कह रहा है कि 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स 2007 कहाँ ये लिखा हुआ है, 2009 ये लिखा हुआ है, तो बिक्री कितने प्रतिशत आपकी हुई है आपको बता रखा है।
यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाला ब्रांड एक्स है, ये ब्रांड एक्स है, ये ब्रांड वाई, ये ब्रांड जेड। और आपको क्या कह रहा है 2007 को चेक करना है और 2009 को जाना है, 2007 और 2009। और कौन सी ब्रांड देखना है, एक्स वाली। एक्स कहाँ है, ये है एक्स का, ये है और एक यहाँ पर 2009 में एक्स ये है, दो चीजें एक्स की दिख रही हैं। तो अगर कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो भैया कमी होने का मतलब क्या होता है, लॉस कितने का हो रहा है भैया 1150 माइनस 950 कितने को हो गए 0 0 200 का लॉस हो रहा है उसका। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत की कम हुई है, प्रतिशत क्या कह रहा है, कमी बताना है। तो भैया लॉस परसेंट पूछा गया है, बेटा लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी का मतलब है 1150 गुणे 100 होता है, ये होता है सी। तो बेटा एक 0 से ये 0 उड़ा दिए हमने। 5 टेबल्स इसको देखता हूँ तो 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 10 हो जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। ये 400 बटे बेटा कितना हो जाएगा 23। अब भाग दे लेता हूँ तो ये जगह तो देखते हैं 23 का हम 230, 23 भाग हम कर लेते हैं 400, 23 से कम 23 हो जाएगा, 10 में 3 गए 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 170। और तो ऑप्शन आपके देखते चलना है 6 18 और 6 18 जो 7 12 13 बहुत कम है, ठीक है। आंसर 1 के बाद आता है 15 हो सकता है, तो बी ऑप्शन पहले ही बाहर हो चुका है आपका। तो 7 में देखते हैं 7 3 21 7 दूनी, ठीक है 7 दूनी 14, देखते हैं 7 12 7 3 21 7 दूनी 14 और 7 बार 7 3 21 5 लगे 2 7 दूनी 14 2 16, 10 में 1 के 9 और यहाँ अगर 10 में 1 के 9 हो जाएगा आपका, अच्छा ठीक 9 आए, भाग नहीं जाएगा दशमलव 17 दशमलव का सिर्फ कहाँ एक ऑप्शन से भी यही एक ऑप्शन है, तो 17.39 का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, तो आपको इसका देखना था, इसमें कितना इसमें कितना है, दोनों को हमने घटा दिया, उससे हमें अंतर निकल के आ चुका है, दोनों चीज़ों का देख लिया कितना लॉस परसेंट है हम निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, 24 नंबर के क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने में दंड रेखा फिर से वही है सवाल वही। अब इस बार क्या पूछ रहा है कि 2009 में बिक्री हुई ब्रांड जेड, किसकी बात कर रहा, ब्रांड जेड की टी शर्ट, और यहाँ कह रहा ब्रांड वाई की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री। तो ब्रांड वाई कहाँ है, ब्रांड वाई भी आपको जाना है, कौन सी ईयर में जाना है 2009 में जाना है। अब उसने क्या कहा 2000 बिक्री ब्रांड जेड है, ब्रांड वाई के लिए क्या, ब्रांड वाई कहाँ है आपका, ये बना जो डार्कनेस में है, तो ब्रांड वाई ये डार्कनेस में, तो मैं टिक कर देता हूँ, ये है आपका ब्रांड वाई, ये ब्रांड वाई। तो पहले कुल टी शर्ट की कुल बिक्री ब्रांड वाई की, कुल बिक्री कितनी है, पहले उसकी बात कर लेता हूँ ब्रांड वाई। तो भैया देख लेता हूँ कितना है 950 850 प्लस 1150 प्लस 1050। अगर इन सबको जोड़ लूँ कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर 150 में यहाँ से ले आता हूँ इसको दे देता तो 2000 हो गया, दो इसका 1050 है 50 इसको दे देता हूँ, तो मतलब ब्रांड कितना 4000 बिक्री। अब 2009 में देखता हूँ बिक्री हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट, 2009 में बिक्री की बात कर रहा हूँ, 2009 कहाँ है ये लिखा हुआ है। अब उसने कहा जेड की, जेड कहाँ है ये वाला होता है, तो जेड की भैया ये है ब्रांड जेड वाला, तुलना में ब्रांड जेड तो कितना है भैया 1150 है। फिर कह रहा टी शर्ट कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, अब कह रहा कुल इसकी भाई बिक्री कह रहा कुल कितना प्रतिशत, तो मैं मान लेता हूँ भाई कितना है 4000, सुनना गौर 4000
का कितना प्रतिशत, मैंने मान लेता हूँ x प्रतिशत, x परसेंटेज किसके बराबर है 1150 के बराबर। ये तो बोल रहा है कि ब्रांड वाई की टी शर्ट कुल बिक्री का कितना प्रतिशत, मैंने मान लिया कि ब्रांड वाई की कुल कितनी थी, इतना x प्रतिशत, x पहले से लिखा गया, बिल्कुल लिखा, तो यहाँ मैं ये मान के चलूंगा, मैंने मान लिया यहाँ पर 1%, ठीक। तो 4000 का 1% मतलब ए बटे 100 बराबर 1100 या 50, 0 से 0, 0 से 0, ए बराबर एक 0 से ये 0 भी काट दिया, ए का मान 115 बटे बेटा मैंने 4 कर लिया, 4 का भाग दे देता हूँ 115 में, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 11, 35 आ गया, 4 8 32, 3 35, 30, 4 7 28, 4 5 26, 28.75, तो कहीं 28.75 बिल्कुल है, बी ऑप्शन पर है, तो कुल कितना प्रतिशत है 28.75% आपका आंसर है, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, आखिरी सवाल हमारा कि 100 मीटर लंबे, ठीक है, 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार, समझिएगा, कह रहा 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। कह रहा 100 मीटर लंबा है और जैसे रूम आपने अपना देख रखा होगा 100 मीटर का लंबा हो और 80 मीटर चौड़ा हो, तो आपको ढकने के लिए समान लंबाई कम से कम कितनी वर्गाकार, अगर बेटा वर्गाकार टाइल्स है तो आपने टाइल्स दे रखे हो, जितनी लेंथ होती है उतनी, जितनी लंबाई होती है उतनी ही क्या होती है चौड़ाई भी होती है, तो वही मतलब जो लेंथ होगी जो ब्रेथ होगी दोनों इक्वल होगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स बोल चुका है वो कितनी वर्गाकार टाइल्स का आवश्यकता होगी, तो टाइल्स का कोई भाग बर्बाद ना हो। तो भैया सीधी सी बात है कि जितनी लंबाई जितनी लेंथ है 100 मीटर है इसकी, वो कह रहा कवर कर ले, तो भैया कोई भी बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 100 का और 80 का, एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब जब 20 आ चुका है तो पूछा नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या, टाइल्सों की संख्या, तो भैया कितना है ये 100 बाई 80 का जो रूम था 100 बाई कितने का है 100 बाई 80 का आपका रूम है, और यहाँ पर टाइल्सों की संख्या, तो भैया ये तो हो गई लेंथ और ये हो गई, ये हो गई ब्रेथ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 दूनी 8, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो आपका आंसर क्या आ गया 20 आ चुका है। तो टाइल्स का कोई भाग बर्बाद ना हो तो आपको टाइल्सों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगा, कोई चीज बर्बाद नहीं हो रहा, तो बेटा टाइल्सों की संख्या कम से कम आपकी कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है। तो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस पर, और सभी लोगों को बताइए कि आपको अभ्युदय कोचिंग क्लासेस पर फ्री आपका क्लास चल रही है, एसआई बैच की जो सीरीज चल रही है, आप उस पर आपका लाइक और कमेंट और शेयर ही हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक होता है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर 25 क्वेश्चन के एसआई को लेकर, एसआई सीरीज के लिए। ओके, थैंक यू बेटा, इसको बंद कर दो यहाँ से।